स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज के इस वीडियो में हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 610 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 600 का एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जिसमें हमने बात की थी कि अनदर ऑडिटर के काम को आपको कैसे ट्रीट करना है। उसके वहाँ हमने कॉन्सेप्ट और MCQ दोनों डिस्कस किए हुए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के बारे में बात करें तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है RPC ABST कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, एंटी नेट कॉमर्स, IPCC वगैरह के लिए और जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी। बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो इस जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नाम है आपका यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो यहाँ सबसे पहले हम एक केस को लेकर शुरू करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, और उसके बाद हम लास्ट में MCQ भी डिस्कस करने वाले हैं इस AS के रिगार्डिंग। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। चलिए, रिलायंस एक कंपनी है जिसकी स्टैचुटरी ऑडिटर है मिस्टर जैन, और स्टैचुटरी ऑडिटर, और इसके अलावा रिलायंस के जो है इंटरनल ऑडिटर है XYZ, जो कि इन हाउस इंटरनल ऑडिटर हम बोल सकते हैं। तो जब रिलायंस का जो स्टैचुटरी ऑडिटर मिस्टर जैन, वो अगर रिलायंस के इंटरनल ऑडिटर XYZ के काम को यूज़ करेंगे, तो वो होगा आपका इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करना। इसमें जो अमेंडमेंट आया है उसमें ये बोला गया है कि इंटरनल ऑडिटर का आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। मतलब अगर स्टैचुटरी ऑडिटर चाहे तो अपना कोई काम इंटरनल ऑडिटर को डेलीगेट कर सकता है, लेकिन वो काम कैसा होना चाहिए जिसकी सिग्निफिकेंस कम हो, यानी उसमें अगर इम्पॉर्टेंट लेवल का काम होगा तो वो आप शेयर नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल रूटीन का काम है जिसको आप शेयर कर पाएंगे, तो ये ऑडिटर को किस बेसिस पे चेक करना है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिमार्क्स क्या है? डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरिया व्हाट एक्सटेंडेंट ऑफ टू वर्क इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज। कितने एक्सटेंड तक इंटरनल ऑडिटर का काम स्टैचुटरी ऑडिटर यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरे में है डिटरमाइन करना है कि कौन सा काम आप इंटरनल ऑडिट को प्रोवाइड करवा सकते हो, डायरेक्ट असिस्टेंट के तौर पे आप इंटरनल ऑडिटर को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले में है कि क्या इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करें, क्या इंटरनल ऑडिटर को यूज़ करें, तो ये चीज़ हम देखेंगे। अगर हम उसके काम की बात करें तो एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करना है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्टेटस है, क्या रिलेवेंट पॉलिसीज़ है इसके रिगार्डिंग, प्रोसीजर को चेक करना है, ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना है, अब क्या इंडिपेंडेंट होकर इंटरनल ऑडिटर आपके लिए काम कर पाएगा। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है, उसकी क्वालिफिकेशंस देखनी है, उसकी कंपेटेबिलिटी देखनी है। इसके साथ आपको कंपिटेंस, उसके फंक्शंस कैसे हैं इंटरनल ऑडिटर के, वो किस तरह से काम करेगा। वेदर द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन अप्लाई अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच एंड इंक्लूडिंग द क्वालिटी कंट्रोल, तो उसका क्वालिटी पे कंट्रोल कैसा है। तो ये चीज़ें इंश्योर करनी है स्टैचुटरी ऑडिटर को कि इंटरनल ऑडिटर के रिगार्डिंग में। अगर हम डायरेक्ट असिस्टेंट में सेम पॉइंट चेक करेंगे, साथ ही साथ इफ़ दे आर नॉट कम्पिटेंट देन एक्सटर्नल ऑडिटर शुड नॉट यूज़ द इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंट आप नहीं यूज़ कर पाएंगे अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो दूसरी बात है आपको डिटरमाइन करना है नेचर वगैरह। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, आपको जो डिस्टर्ब हुआ। अगला है डिटरमाइन करना है नेचर एक्सटेंट ऑफ द वर्क। तो किस नेचर का काम किस एक्सटेंट तक आप इंटरनल ऑडिटर को देने वाले हैं, कितने काम आप उसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कौन सा काम यूज़ कर सकते हैं और किस काम को आप दे सकते हैं, ये चीज़ें भी अब बात करते हैं। पहले है कि किस काम को आप यूज़ कर सकते हैं। देन एक्सटर्नल ऑडिटर शेल कंसीडर नेचर स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। आपको इसके रिलेवेंट में क्या देखना है, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेक सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑल प्रिवेंट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर शेल प्लान द यूज ऑफ लेस ऑफ द वर्क फंक्शन एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली। यानी आपको जो काम है, कौन सा काम डेलीगेट करना है, कितना काम आप उसको दे सकते हैं, और कम्युनिकेट करना है आपको इंटरनल ऑडिट के साथ हाउ द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज़ प्लान टू यूज़ द वर्क, और कौन सा काम आपका यूज़ करने वाला है इंटरनल ऑडिटर का जो काम है वो एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ये चीज़ आपको कम्युनिकेट कर देनी है अपने इंटरनल ऑडिटर के साथ। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटर अगर डायरेक्ट असिस्टेंट ले रहा है तो उसे कंसिडर करना होगा कि किस अमाउंट की जजमेंट है वो इन्वॉल्व है। इवेल्युएट करना पड़ेगा एविडेंस जो गैदर किए हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेंड यानी रोमम को चेक करना है, इंडिपेंडेंट है या नहीं ये भी देखना है। और सेम यानी कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इंपॉर्टेंट काम है, वो सारे परफॉर्म स्टैचुटरी ऑडिटर को ही करने हैं। उसको ऐसा नहीं कि सारा काम डेलीगेट कर दिया, जो मेजर काम है वो आपको ही करने होंगे, डायरेक्टली आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं अल्टीमेटली।
इसके अलावा प्रिवेंट करना है यूज़ ऑफ इंटरनल ऑडिट। और इसके तीसरा पॉइंट है हमारा शेल प्लान टू यूज़ लेस ऑफ द फंक्शन एंड परफॉर्म मोर द वर्क डायरेक्टली। तो आपको जो है कि इममटीरियल काम ही शेयर करने हैं। अगला पॉइंट है कम्युनिकेट करना है कि कौन सा काम आप उसे डायरेक्ट असिस्टेंट के तौर पे दे रहे हैं, तो इन सब के बारे में आपको बताना है। अगला पॉइंट है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। यहाँ हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट असिस्टेंट्स की। तो देखिए डिस्कस द प्लान यूज ऑफ इट्स वर्क विद द फंक्शन ऑफ एज ए बेसिस फॉर द कोऑर्डिनेटिंग देयर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज़। आपको कोऑर्डिनेट करना है कौन कौन से काम आप इंटरनल ऑडिटर को देने वाले हैं, कौन से काम आप खुद परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है, कितना काम यूज़ करना है, कितने काम को इंटरनल ऑडिटर यूज़ करेगा, ये सब बातें यहाँ होने वाली हैं। रीड करनी है रिपोर्ट इंटरनल ऑडिटर की, ऑब्टेन करना है आपको उसके रिगार्डिंग, अंडरस्टैंड करना होगा नेचर, टाइम, एक्सटेंड, ऑडिट प्रोसीजर आपको क्या परफॉर्म करने हैं, इसके रिगार्डिंग आपको फाइंडिंग्स देखनी होंगी। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर ताकि आप इंटरनल ऑडिटर के फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाएँ। इंटरनल ऑडिट को प्रॉपरली आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना, क्योंकि वो आपके लिए जो अल्टीमेटली काम कर रहा है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल स्टैच्यूटरी ऑडिटर की बनेगी। इसलिए स्टैच्यूटरी ऑडिटर हर एक काम को प्लान करेगा, उस काम को सुपरवाइज करेगा, रिव्यू करेगा जो काम इंटरनल ऑडिट के द्वारा किया जा रहा है, और हर एक चीज़ ऑडिट में आपको डॉक्यूमेंट करनी तो अनिवार्य होती ही है। अगला पॉइंट है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस आपको ऑब्टेन करने हैं, और साथ ही साथ एक रीजनेबल जो है कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है। कंक्लूजन रीच बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस एंड द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द फंक्शन आर कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म। तो आपकी जो रिपोर्ट का कंक्लूजन है वो आपके वर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया हुआ होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट असिस्टेंट ले रहे हैं तो एक्सटर्नल ऑडिटर को ऑब्टेन करना है रिटन एग्रीमेंट, ताकि बाद में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं हो। यहाँ 2 एग्रीमेंट साइन होंगे, एक एग्रीमेंट होगा स्टैच्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के बीच, और दूसरा होगा जिसमें इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आप स्टैच्यूटरी ऑडिटर का एग्रीमेंट होगा जिसमें स्टैच्यूटरी ऑडिटर बात करेगा कि इंडिपेंडेंस रखी जाए, इंटरनल ऑडिट पे किसी तरह का मैनेजमेंट का दबाव नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो स्टैच्यूटरी ऑडिटर के लिए इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंट काम ही नहीं करेगा, यहाँ वो इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं कर पाएगा। इस वजह से यहाँ दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। ऑब्टेन करना है इस रिटन एग्रीमेंट को फ्रॉम एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी एंड दैट आर इंटरनल ऑडिटर विल बी अलाउड टू द फॉलो द एक्सटर्नल ऑडिटर इंस्ट्रक्शन। ऑब्टेन करना है एग्रीमेंट आपको इंटरनल ऑडिटर के साथ। और तीसरी बात है एक्सटर्नल ऑडिटर शेल डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू, और आपको रिव्यू करना है उसके काम को, सुपरवाइज करना है जो कि इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म किया है, इंगेजमेंट के अकॉर्डेंस के साथ किया है या नहीं। ऑब्टेन करनी है आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस टू सपोर्ट। एविडेंसेस हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे कंक्लूजन के लिए वो सपोर्ट बन सके। और हर एक चीज़ का आपके पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ताकि आपके पास एविडेंसेस हों। तो मोटा मोटी तौर पे हमने बहुत अच्छे से यहाँ AS 6 आपके साथ डिस्कस कर लिया है 610। अब हम इसके कुछ MCQ को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए MCQ, पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील विद द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनल ऑडिटर के रिगार्डिंग हमने बात की 610। अगला क्वेश्चन है 610 डील करता है विद द एक्सटर्नल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर देन इंक्लूड। 610 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। यूजिंग विद द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन इज ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस, यानी ऑडिट एविडेंसेस के तौर पे आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर सकेंगे। दूसरी बात बोलता है यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंट। तो ये बात हमने की कि अमेंडमेंट के अंदर आप डायरेक्ट असिस्टेंट भी ले सकते हैं, आप उसे डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है इस AS के अंदर, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन C करेक्ट है। अगला है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज फॉर द पर्पस। तो किस पर्पज़ के लिए आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। क्या इवेल्युएट करेंगे, एक्सटेंड नेचर, टाइम और ऑर्गेनाइजेशन क्या फंक्शन के लिए रिलेवेंट पॉलिसीज़, प्रोसीजर, या आप देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे, लेवल ऑफ कंपिटेंस चेक करना है, और वेदर द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन अप्लाई ए सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, क्वालिटी कंट्रोल को भी चेक करना है। ये सारी चीज़ें इवेल्युएट करता है एक्सटर्नल ऑडिटर, तो आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन द बॉडी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर
that the external auditor plan to use the determine its adequacy for the purpose of audit and including evaluate. तो क्या evaluate करेगा? whether the work of internal audit has been properly planned, performed, supervised, reviewed or documented. And second option, sufficient appropriate evidence has been obtained to draw a reasonable conclusion. तो दोनों ही चीज़ें आपको देखनी होगी कि क्या हर एक काम प्लान, परफॉर्म और रिव्यू किया हुआ है, और दूसरी चीज़ें आपको देखनी होगी कि आप इस एविडेंस के बेसिस पे रीजनेबल जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर to provide direct assistance is not prohibited by law or regulation, and external auditor plan to use the internal auditor to provide direct assistance on the audit, the external auditor shall consider. अगर prohibition नहीं है direct assistance के लिए तो auditor को क्या क्या consider करना है? Amount of judgment involved in the planning and perform relevant audit procedure and evaluating the audit evidences gathered. तो ये चीज़ें करनी है। रिस्क देखना है, रोमम चेक करना है, ऑब्जेक्टिविटी देखनी है, इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस को चेक करना है। तो ये चारों बातें ही आपको चेक करनी है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पहला स्टेटमेंट है, द एक्सटर्नल ऑडिट में यूज इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंट विथ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर में यूज़ इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्ट विथ रेस्पेक्ट एरिया ऑफ इन्वॉल्व मटीरियल सिग्निफिकेंट। जहाँ आपका एरिया सिग्निफिकेंट जजमेंट का है वो काम आप डेलीगेट नहीं कर पाएंगे, वो काम ऑडिटर को खुद को परफॉर्म करना है। इस वजह से स्टेटमेंट फर्स्ट ही हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंट विद रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेक। जहाँ आपकी रोमम हाई है तो वो चीज़ आप शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन जो एएस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।